हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? अब आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स हो, प्रोग्राम्स के बारे में मतलब कुछ हो रहा होगा, उसको ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हमने मल्टी प्रोसेसिंग था। मल्टी प्रोग्रामिंग से पहले हमारे क्या था? यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब भी एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर पाते थे। लेकिन जब आया हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग, तो उसने क्या किया? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ऐसी एबिलिटी है जो दैट एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसर मशीन। एक सिंगल प्रोसेसर मशीन को लेकर हम मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें वो मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। एक ये नहीं कि एक ही टाइम पे करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वन बाय वन ही करेगा। उसमें क्या होगा? सिंगल प्रोसेसर मशीन पे, एक मशीन पे दी, ठीक है। मोर देन वन टास्क, एक से ज़्यादा टास्क और प्रोग्राम और जॉब्स आर प्रेजेंट इनसाइड द मेन मेमोरी एट वन पॉइंट एट अ टाइम। हमारे पास क्या मेन मेमोरी में या तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम हो सकते हैं, एक से ज़्यादा टास्क हो सकता है, या मल्टीपल जॉब्स हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे? एक टाइम पे एक को एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसा नहीं है, इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम एक ही टाइम पे सबको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नहीं, वन बाय वन ही एग्जीक्यूट करेंगे। बट इसमें क्या है कि हम बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक सिंगल प्रोसेसर मशीन पे। बेसिक आइडिया इसका ये है। अब इसके अब देखिए आप, ये क्या है? हमारी सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम ए, प्रोग्राम बी, ये हमारा सीपीयू है। मल्टी प्रोग्रामिंग किस लिए हमें ज़रूरत पड़ी? अब देखो आप, मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ लिखा हुआ है, मल्टी प्रोग्रामिंग वॉज इंट्रोड्यूस टू ओवरकम द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू एंड मेन मेमोरी। इसका मतलब क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू एंड मेन मेमोरी। इसका मतलब क्या है कि हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना ही तो हम मेन मेमोरी का कर पा रहे हैं, ना ही हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम सीपीयू का कर पा रहे हैं। कभी अगर यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखें तो यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको इनपुट आउटपुट कुछ रीड राइट करना है तो आप सेकेंडरी मेमोरी में जाएंगे। अगर आपको सीपीयू से कुछ एग्जीक्यूट करना है कोई भी प्रोग्राम, तब सीपीयू पे जाएंगे। वन बाय वन यूनी प्रोग्रामिंग मतलब एक टाइम पे एक ही आप या तो सीपीयू पर जा सकते हैं या मेन मेमोरी में। तो क्या इसमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा? अगर आप मेन मेमोरी में तो उस टाइम सीपीयू क्या फ्री है। अगर आप वहाँ हैं सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज, वहाँ कुछ रीड राइट इनपुट आउटपुट में कुछ कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट में बिजी हैं, तो सीपीयू है, अगर सीपीयू में कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो इनपुट आउटपुट इस टाइम फ्री है। तो क्या होता है? अंडर यूटिलाइजेशन। ऐसा नहीं है एक टाइम पे अगर आप यहाँ हैं तो ये फ्री रह रहा है, यहाँ हैं तो ये फ्री रह रहा है। तो इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट आया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोग्राम ए, प्रोग्राम बी। अब प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं। क्या प्रोग्राम ए को ज़रूरत पड़ी कि उसको इनपुट आउटपुट कुछ काम करना है, कुछ राइट करना है, तो वो क्या चला गया? सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज के पास। इतने में जितना वो वहाँ काम करेगा, इतने में हमने क्या किया? प्रोग्राम बी को सीपीयू के पास भेज दिया कि आप इतना, जितना प्रोग्राम ए कर रहा है सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज में कुछ रीड राइट, तो इतना आप प्रोग्राम बी को हमने कहाँ भेज दिया? सीपीयू के पास, कि आप जो प्रोग्राम है उसको आप एग्जीक्यूट कर दें। जब प्रोग्राम बी को अगर ज़रूरत पड़ेगी, इसी तरीके से हम वन बाय वन, मतलब एक टाइम पे अगर इसको यहाँ ज़रूरत है, हमने उसे वहाँ भेज दिया प्रोग्राम बी को सीपीयू के पास। तो यहाँ क्या, दोनों का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्री रह रहा है, हमने कि जिसको जहाँ ज़रूरत है हमने वहाँ भेज दिया। ऐसा नहीं कि सीपीयू फ्री है या सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज वहाँ वो ज़रूरी है, इनपुट और दोनों बिजी हैं। तो ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है लेकिन सिंगल प्रोसेसर मशीन पे। वो मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझा दिया है कि प्रोग्राम ए को अगर यहाँ ज़रूरत है तो वो वहाँ चला गया, इतने में जितना प्रोग्राम ए को वहाँ वो वर्क करेगा। इतने में मैं प्रोग्राम बी को बोला कि आप सीपीयू के पास चले जाइए, आपको जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है आप इतना सीपीयू के पास कर लीजिए। जब उसका सीपीयू का हो जाएगा तो हम प्रोग्राम सी को बुला लेंगे। प्रोग्राम सी को अगर सीपीयू से कुछ एग्जीक्यूट करना है, इतना वो कर लेंगे, इतना प्रोग्राम भी वहाँ चले जाएगा। तो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग का। बस आप इतना ध्यान रखें कि मल्टी प्रोग्रामिंग डज नॉट मीन दैट मल्टीपल जॉब्स आर यूजिंग सीपीयू एट द सेम टाइम, कि मल्टीपल जॉब्स सीपीयू एक टाइम पे नहीं कर रहा है, वन बाय वन ही एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है? मेमोरी यूटिलाइजेशन इज एफिशिएंटली। बेसिकली हमारा मेन क्या था कि सीपीयू और मेन मेमोरी का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इसमें क्या एफिशिएंट तरीके से हम उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं।
अब एफिशिएंट तरीके से किस तरीके से कर पा रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एक टाइम पे ऐसा नहीं है कि कोई फ्री रह रहा है, टाइम टू टाइम उनकी चेंजेस हो रहे हैं कि जहाँ आपको ज़रूरत है आप वहाँ जा सकते हैं। CPU यूटिलाइजेशन इज़ हाई। अब इसका CPU यूटिलाइजेशन तो हाई होगा बिकॉज CPU इज़ नेवर गोज आइडियल स्टेट या स्टोर। आइडियल से मतलब कि ऐसा कोई भी एक ऐसी स्टेट नहीं है कि CPU जहाँ फ्री है तो CPU का यूटिलाइजेशन तो ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि प्रोग्राम भी आ गया, इतने में उसने एग्जीक्यूट किया, इतने में प्रोग्राम सी को ज़रूरत पड़ी तो प्रोग्राम सी आ गया, तो बहुत यूटिलाइजेशन हो रहा है इसमें, CPU का हाई यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि CPU एक फ्री स्टेट में पहुंच गया या क्या है वो फ्री पहुंच गया है। तो ये मेनली इसका बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या उसको हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग, अब जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग के आप वर्ड समझ रहे थे कि मल्टीपल प्रोग्राम को के साथ कुछ हो रहा होगा, यहाँ पे क्या है मल्टीटास्किंग कि मल्टीपल को टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है, इतना तो आप आइडिया लगा सकते हैं नेम को देखकर। इसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमारे पास क्या हमें इसमें कुछ टाइम स्लॉट्स होते हैं कि P1 S1 S2 S3 S4 S5, ये हमारे पास क्या है कुछ स्टूडेंट्स हैं, सबके पास 6 क्वेश्चंस हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे P1 के पास S1 के पास, उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक टाइम स्लॉट से कि हमें इतने टाइम पर ये करना है। फिर उसके बाद S2 पे गए, फिर S3 पे गए, फिर S4 पे गए, फिर S5 पे गए, फिर देन S5 से फिर S1 पे आए, फिर 1 2 कर दे, अब 3 4 ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसका क्या रेस्पॉन्स टाइम पे ये बहुत फोकस करता है। इसका मतलब ये है मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था कि अगर आप ये कर रहे हैं, इसका मतलब आप स्टूडेंट के एग्जाम्पल से ही मल्टी प्रोग्रामिंग को रिलेट करें कि अगर हमारे पास S1 S2 S3 S4 है तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसके 5 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे स्टूडेंट पर जा रहे हैं, उसके बाद तीसरे स्टूडेंट पर जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट 5 उसका नंबर कितनी देर बाद आ रहा है, बहुत टाइम के बाद आ रहा है। लेकिन मल्टीटास्किंग में क्या ऐसा कुछ नहीं है, हम एक टाइम स्लॉट से हमें गिवन टाइम है कि हम इस टाइम पे करेंगे, हमने टाइम दे रखा है कि इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन इसके 2, देन इसके 2, देन इसके 2, देन इसके 2, फिर रिपीटेडली हम 3 4 ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये इसका बेसिक्स है मल्टीटास्किंग का कि मल्टीपल टास्क हम परफॉर्म करते हैं लेकिन एक टाइम स्लॉट के साथ, टाइम शेयर के साथ। ठीक है, इसका बेसिकली ये जो मेन फोकस रहता है उसका वो टाइम पे रहता है। देखो आप, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ टाइम शेयरिंग। इसमें क्या होता है, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही यही है कि टाइम शेयरिंग करना, कि अपना टाइम शेयर कर दे कि हम इनको इतना टाइम देंगे, इतना 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 इतना। ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट एक्चुअली परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम एग्जीक्यूशन टाइम। यही है मल्टीटास्किंग का भी यही मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मल्टीपल टास्क हम एक ही टाइम पे परफॉर्म करें, नहीं, मल्टीपल टास्क हम एक टाइम पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एक टाइम पे हम एक ही स्टूडेंट के पास जा रहे हैं, लेकिन हम क्या है गिवन टाइम के स्लॉट्स, एक गिवन टाइम के अंदर वो चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर CPU कैन ओनली डू वन थिंग एट अ गिवन मोमेंट। जो हमारा CPU है वो एक टाइम पे एक ही चीज़ करेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, ऐसे मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग में बताया था, ऐसे मैं मल्टी टास्किंग में आपको बार बार बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि मल्टीपल टास्क वो एक टाइम पे कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो टास्क तो 1 बाय 1 ही कर रहा है, लेकिन क्या है टाइम शेयर कर रहा है कि इतने टाइम में 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि वो 5 क्वेश्चन पहले इसके सॉल्व करेगा फिर इसके, नहीं। ठीक है, अब इसका ये बेसिक हमारा क्या है, ये इसका डायग्राम है मल्टीटास्किंग का। आप इसके एडवांटेजेस में लिख सकते हैं कि ये रेस्पॉन्स टाइम पे बेसिकली जो इसका फोकस है वो क्या है, रेस्पॉन्स टाइम पे फोकस है कि टाइम थोड़ा कम लगे। ठीक है, अब यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा CPU है, ये मल्टीपल प्रोसेसेस है, वर्ड हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, ईमेल हो गया, मल्टीपल प्रोसेसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ रहे हैं, मल्टीपल टास्क हैं ये। अब एक टास्क में हमें टाइम शेयर करना है तो हमने बता दिया कि हम इसके, अगर इसके पास 5 क्वेश्चन है, इसके 5 पास है इसके पास, तो पहले 2 इसके, फिर 2 इसके, फिर 2 इसके, फिर 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक हमने टाइम का यूज़ करके टास्क को परफॉर्म किए, मल्टीपल टास्क हमने परफॉर्म किए। अब आप देखिए 1 बाय 1 ही तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं 1 बाय 1। ठीक है, ये हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम प्रोग्राम एंड सिस्टम कॉल। अब सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है, सिस्टम प्रोग्राम कैन बी डिफाइन एज द एक्ट ऑफ बिल्डिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है, जिस डिफाइन करता है हमें से, जिसमें हम बिल्ड करते हैं कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम सिस्टम प्रोग्राम में क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, क्या बिल्ड करते हैं, सिस्टम प्रोग्राम। किसका यूज़ करके, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके क्या बिल्ड करते हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स।
प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन कैन बी डन कन्वेंशनली इन सिस्टम प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम को डेवलप करना और उनके एग्जीक्यूट करना कन्वेंशनली होता है सिस्टम प्रोग्राम के अंदर। बेसिकली आप सिस्टम प्रोग्राम का बस इतना ही समझें कि सिस्टम प्रोग्राम क्या है। हम इसमें बिल्ड करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, किसका यूज़ करके, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करकर। ये होता है हमारा सिस्टम प्रोग्राम। अब हमारा क्या होता है, सिस्टम कॉल। अब सिस्टम कॉल बेसिकली होती क्या है, सिस्टम कॉल इज़ अ प्रोग्रामेटिकल वे। अब सिस्टम कॉल, आप एक बार थोड़ा इसके नाम पे जाइए, सिस्टम कॉल, कि हम किसी को कॉल कर रहे हैं, किसको कॉल करें, अपने सिस्टम को कॉल करें, कुछ भी काम करने के लिए कॉल करेंगे, तो वही है। सिस्टम कॉल इज़ द प्रोग्रामेटिकल वे इन विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट अ सर्विस। इसमें क्या करता है, एक ही प्रोग्रामेटिकल वे है जिसमें जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो रिक्वेस्ट करता है किसी सर्विसेज के लिए फ्रॉम द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एग्जीक्यूटेड ऑन। सिस्टम कॉल क्या है, सिस्टम कॉल एक प्रोग्रामेटिकल वे है जिसमें हमारा जो कंप्यूटर है वो रिक्वेस्ट करता है किसी सर्विसेज के लिए। किसकी सर्विसेज के, कर्नल की सर्विसेज के लिए। अब कर्नल्स की सर्विसेज अगर आप थोड़ा जाएंगे, तो मैंने जहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ाया है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वहाँ मैंने कर्नल्स और शेल्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। तो ये क्या है, कर्नल जो है हमारा हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। बेसिकली जो कर्नल का वर्क होता है वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। तो इसी के लिए अगर हमें हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है, उसकी सर्विसेज कोई चाहिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम कॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिस्टम कॉल बेसिकली क्या होता है, यूज़र मोड टू कर्नल मोड इज कॉल्ड सिस्टम कॉल। हम अगर शिफ्ट हो रहे हैं, बेसिकली मैं आपको एक लाइन से समझाना चाहती हूँ कि सिस्टम कॉल क्या है। सिस्टम कॉल एक ऐसी कॉल है जिसमें हम शिफ्ट होते हैं यूजर मोड से कर्नल मोड में, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम कॉल। क्या होते हैं, हम किस में शिफ्ट होते हैं, आप देखिए, यूजर मोड से हम शिफ्ट होते हैं कर्नल मोड में। अगर ऐसा हो रहा है कि हम यूजर मोड से कर्नल मोड में जा रहे हैं, कर्नल मोड में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम कॉल। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने एक सी प्रोग्राम लिखा। ठीक है, सी प्रोग्राम के अंदर हमने प्रोग्राम लिखा, हमने प्रोग्राम के अंदर लिखा 2 + 2 = 4 होना चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, हमारे जो कंप्यूटर है, मॉनिटर है, उसकी स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अब उसकी स्क्रीन पर प्रिंट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, डिवाइस को एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया, सिस्टम कॉल का यूज़ किया, सिस्टम कॉल को यूज़ किया। हमने रिक्वेस्ट भेजी कर्नल को कि वो क्या करे, मॉनिटर पे उसको प्रिंट कर दे। ठीक है, तो क्या हुआ, हार्डवेयर से इंटरेक्ट हुआ। हम कर्नल के पास हमारी रिक्वेस्ट गई कि आप इसको प्रिंट कर दीजिए, कर्नल के साथ हमने इंटरेक्ट किया। देन हम यूज़र मोड से किस मोड में पहुंचे, कर्नल मोड में पहुंच गए, और वो हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, ये बेसिक है। सिस्टम कॉल हमारा यूज़ इसलिए होता है हार्डवेयर एक्सेस करने, मतलब हार्ड डिस्क को एक्सेस करने के लिए। अगर आपको हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है तो आपको क्या जाना पड़ेगा, आपको एक रिक्वेस्ट सिस्टम कॉल का यूज़ करना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी कर्नल को कि हम हार्ड डिस्क को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ओपन जैसे बहुत सारी होते हैं, ओपन, रीड, राइट, क्लोज, ये सब क्या होते हैं, ये सारी हमारी सिस्टम कॉल्स होती हैं। किसी चीज़ को ओपन करना, क्लोज करना, प्रिंट करना। अब जैसे आप यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। बेसिकली प्रिंट एफ हम प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्कैन एफ, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सी प्रोग्रामिंग में अगर हम देखें प्रिंट एफ, स्कैन एफ, तो वो एक मतलब उनका ये भी तो है कि राइट करना, आप राइट ही तो कर रहे हैं। तो यही हमारी सिस्टम कॉल्स होते हैं, ओपन, रीड, राइट, क्लोज, ये हमारी क्या होते हैं, बेसिक सिस्टम कॉल्स होती है। अब जैसे आप लिनक्स, विंडोज़ ये सब यूज़ करते हैं, तो विंडोज़ के अंदर मतलब जहाँ तक मुझे पता है, विंडोज़ के अंदर 700 सिस्टम कॉल्स होती हैं। अगर सिस्टम कॉल्स हम नहीं होती तो हम सिस्टम कॉल, अब जैसे काफ़ी सारी जगह होती है कि हम सिस्टम कॉल्स का यूज़ नहीं करते, तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं, एपीआईज या लोकल लाइब्रेरीज का। जिस सिस्टम के अंदर सिस्टम कॉल्स नहीं होती तो हम उसमें एपीआईज या लोकल लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं। बेसिक से ये हमारा सिस्टम कॉल्स। अब प्रोग्राम, अब जैसे आप डेफिनेशन में देखें, अ कंप्यूटर प्रोग्राम मेक अ सिस्टम कॉल व्हेन इट मेक अ रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। कंप्यूटर प्रोग्राम कब सिस्टम कॉल करता है, जब उसे, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम मेक अ सिस्टम कॉल, कंप्यूटर प्रोग्राम मेक करता है सिस्टम कॉल व्हेन इट मेक अ रिक्वेस्ट, जब उसे रिक्वेस्ट करना हो, किसको, कर्नल को। ठीक है, इसमें बेसिकली आप एक बस यही लाइन याद रखें कि यूज़र मोड से अगर हम कर्नल मोड में शिफ्ट हो रहे हैं तो वो हमारा सिस्टम कॉल होता है। सिस्टम कॉल प्रोवाइड द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल हमें क्या प्रोवाइड करता है, कैसी सर्विस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की, टू द यूजर प्रोग्राम वाया एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेस, कि यूजर प्रोग्राम या एपीआई, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम कॉल्स का विंडोज़, लिनक्स में, सब में है। अगर कहीं कहीं सिस्टम कॉल्स नहीं होती तो हम किसका यूज़ करते हैं, एपीआईज का या लोकल लाइब्रेरीज का। ये हमारा सिस्टम कॉल, ये हमारा बेसिक इसका डायग्राम है। ये हमारा यूज़र है,
ये यूज़र इंटरफेस है, ये हमारे क्या सिस्टम प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम से, और नीचे सिस्टम कॉल है, सिस्टम कॉल और कर्नल मोड। अगर हम यूज़र मोड से कर्नल मोड में जा रहे हैं तो उसको ही हम बोलते हैं सिस्टम कॉल। ठीक है, ये होता है बेसिक हमारे सिस्टम प्रोग्राम इन सिस्टम कॉल्स। अब हमारा आता है हमारा मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अब बेसिक मैं आपको पहले इसमें थ्रेडिंग मतलब थ्रेड क्या होता है? थ्रेड क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ टास्क, कि किस तरीके से कोई भी टास्क फ्लो होगा, सीक्वेंस बताता है वो फ्लो ऑफ टास्क का, उसे हम बोलते हैं थ्रेड। ठीक है, थ्रेड या हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि वो हमें पाथ बताते हैं एग्जीक्यूशन का, कि कोई भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो किस पाथ से हम एग्जीक्यूट करेंगे, वो होता है हमारा थ्रेड। अब इसमें जो थ्रेडिंग है मैं उसका वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ। थ्रेड क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ टास्क, की कोई भी टास्क किस तरीके से फ्लो करेगा, या हमारी कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी प्रोग्राम का पाथ क्या होगा उसकी एग्जीक्यूशन का। ठीक है, अब मल्टी थ्रेडिंग से हम क्या अचीव कर सकते हैं? मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली हम अचीव कर सकते हैं पैरेललिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी हमारा एक प्रोसेस होता है उसको हम मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं। एक प्रोसेस हुआ उसको क्या कर देंगे? मल्टीपल थ्रेड में डिवाइड कर देते हैं। वो होता है हमारा कॉन्सेप्ट होता है मल्टी थ्रेडिंग का। अब प्रोसेस मीन अ प्रोग्राम, मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम क्या होता है कि स्टैटिक आइडेंटिटी होती है। अगर हम उसको एग्जीक्यूशन मोड में लाते हैं प्रोग्राम को तो वो बन जाता है एक प्रोसेस। प्रोसेस हमारे क्या होता है? एक डायनेमिक आइडेंटिटी होती है। तो प्रोसेस मीन्स अ प्रोग्राम, प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। लेकिन कब? जब हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, वो सॉरी प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं वो क्या बन जाता है हमारा? प्रोसेस। प्रोसेसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट यूनिट आर कॉल्ड थ्रेड। वही मैंने आपको बताया कि कोई भी एक प्रोसेस होता है, हम उसको प्रोसेस को क्या करते हैं? मल्टीपल छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रेड। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इज स्मॉल एंड लाइट वेट रिजाइडिंग इनसाइड अ प्रोसेस। ये क्या होता है? प्रोसेस के अंदर रहते हैं। थ्रेड क्या होता है? जैसे आप नॉर्मल थ्रेड धागा होता है ना, उसी तरीके से होता है। धागा क्या होता है कि हमारा लाइट वेट होता है, तो इसी तरीके से जो हमारा थ्रेड होता है वो क्या है? हमारा लाइट वेट होता है और स्मॉल होता है। ठीक है, इट कंप्राइजेज अ थ्रेड आईडी। इसके पास क्या होता है? थ्रेड आईडी होती है, प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर होता है एंड स्टैक होता है। ठीक है, इट शेयर विद अदर थ्रेड्स बिलोंग टू द सेम प्रोसेस, इट कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन एंड फाइल्स। इसके पास 3 सेक्शन होते हैं, एक कोड सेक्शन है, डेटा सेक्शन और एक फाइल सेक्शन। ये बेसिक्स है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग का। अब मल्टी प्रोग्रामिंग का आप ये डायग्राम देखेंगे तो क्या है? ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मल्टीपल प्रोसेसेस है, ब्राउजर है, एक्सेल है, वीएलसी है, मल्टीपल प्रोसेसेस आ रहे हैं, देन सीपीयू। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया हमारा। अब मल्टीटास्किंग, अब हमारे यहाँ आया मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट। मल्टीटास्किंग में मैंने आपको बताया, पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर मल्टीटास्किंग का प्रोसेस हुआ, देन इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सीपीयू, फिर मल्टीटास्किंग के ग्राफिक, इनको हमने क्या करा? जो भी हमारे प्रोसेसेस है उनको हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दे जिसको हम बोलते हैं थ्रेड। ठीक है, ये प्रोसेस आए, प्रोसेस को स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर दे, वो क्या है? थ्रेड। फिर वर्ड प्रोसेसर, एक प्रोसेसर से निकाला, फिर सीपीयू, फिर मल्टी, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होता है मल्टी थ्रेडिंग का। अब जैसे ये जो हमारा डायग्राम है उसके पास, उससे आपको समझ आएगा कि मल्टी थ्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। ये सिंगल थ्रेडेड है, ये मल्टी थ्रेडेड है। सिंगल थ्रेडेड में क्या है? हमारा कोड है, डेटा है, फाइल्स है। वही मैंने आपको बताया 3 सेक्शन होते हैं, कोड सेक्शन जिसमें कोड रहता है, डेटा सेक्शन जिसमें हमारी डेटा इन्फॉर्मेशन रहती है, फाइल सेक्शन जिसमें हमारी फाइल रहती है। ठीक है, रजिस्टर, काउंटर और स्टैक, ये हमारी 3 चीज़ इसमें भी। अब हमारे इसमें 3 चीज़ें यूज हुई हैं, रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक। का पहले आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, स्टैक क्या होता है। बेसिकली रजिस्टर क्या होता है, आपने सीओए में भी पढ़ा होगा, आपने इस सेमेस्टर से पहले आपके सब्जेक्ट हो गए एक सीओए, उसमें हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा रजिस्टर, स्टैक, प्रोग्राम काउंटर। तो रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एक टाइप की मेमोरी होती है जो हमारे यूज़ होती है किसी भी डेटा को स्टोर या मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जब भी हम एग्जीक्यूशन करें किसी भी इंस्ट्रक्शन का तो हम उसमें क्या करते हैं? उसमें हम कुछ भी डेटा को मैनिपुलेट करते हैं या स्टोर करते हैं, तो वो किसके अंदर करते हैं? रजिस्टर के अंदर। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक टाइप की मेमोरी है जिसमें हम स्टोर करते हैं डेटा को स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। वो होता है हमारा रजिस्टर। अब प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर एक टाइप का रजिस्टर ही है, एक टाइप का स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर, जो हमारा क्या करता है? जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसके एड्रेस को कंटेन करता है हमारा कौन? प्रोग्राम काउंटर। स्टैक एक टाइप का बकेट है उसमें, जिसमें हम स्टोर करते हैं डेटा को। स्टैक के अंदर 2 चीज़ें होते हैं, पुश, पॉप। पुश जो होता है वो इंसर्शन के लिए होता है, पॉप जो होता है वो हमारा डिलीशन के लिए होता है।
ठीक है। अब आपको सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड में आपको डिफरेंस साफ साफ दिख रहा होगा कि सिंगल थ्रेडेड में क्या एक थ्रेड है, एक थ्रेड के पास कोड, डेटा, फाइल्स है, रजिस्टर, काउंटर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक है। मल्टी थ्रेडिंग में क्या है, हर किसी के पास इंडिविजुअल है, इस थ्रेड के पास अपना रजिस्टर, स्टैक, काउंटर है, मल्टीपल थ्रेड्स है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, सिंगल थ्रेडेड में एक थ्रेड है, मल्टीपल थ्रेडेड में मल्टीपल थ्रेड्स है, और हर थ्रेड के पास क्या है, रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, रजिस्टर, स्टैक, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, स्टैक, प्रोग्राम काउंटर। अब जैसे आप ये बनाएंगे मल्टी थ्रेडिंग में, आपने ये सब जो मैंने बताया, पहले थ्रेड को बता दिया थ्रेड क्या है, फिर इसका ये डायग्राम बता दिया, इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया, फिर आपने टाइप्स में सिंगल थ्रेडेड, मल्टी थ्रेडेड, सिंगल थ्रेडेड के एग्जाम्पल ये आपने डायग्राम बता दिया। अब डायग्राम के अंदर आपको क्या बताना है, डायग्राम के अंदर आपको रजिस्टर बताना है कि रजिस्टर है क्या, जो मैंने आपको बताया कि एक टाइप की मेमोरी है जो स्टोर करता है डेटा को और मैनिपुलेट करता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम काउंटर क्या है, नेक्स्ट एड्रेस होल्ड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूट होने वाली है, स्टैक। ये सब चीज़ आपको लिख कर आनी है, ठीक है, फिर आपको मतलब अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, डायग्राम तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। अब मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स हैं क्या, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स हमारे यूजर थ्रेड और क्या होता है, कर्नल थ्रेड, दो थ्रेड होते हैं, यूजर थ्रेड और कर्नल थ्रेड। अ थ्रेड लाइब्रेरी प्रोवाइड द प्रोग्रामर्स विद इन API फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग थ्रेड। ये क्या होता है, एक थ्रेड लाइब्रेरी होती है जो हमें प्रोवाइड करते हैं प्रोग्रामर्स को कि वो API को क्रिएट करें थ्रेड को मैनेज करने के लिए। क्या API को क्रिएट करें, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, API की फुल फॉर्म होती है, उसको हम क्रिएट करें किसको, थ्रेड को मैनेज करने के लिए। अब इसमें भी इसके टाइप होते हैं, फिर होता है मैनी टू वन मॉडल। अब मैनी टू वन मॉडल आपको पता चल रहा होगा कि बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग का इंटरेक्शन क्या है कि यूजर थ्रेड और कर्नल थ्रेड के बीच में होता है मल्टी थ्रेडिंग का जो वर्क होता है, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग का जो बेसिक वर्क है वो क्या है, कर्नल मोड, यूजर मोड और कर्नल मोड में, ठीक है। अब इसमें मैनी टू वन आपको पता चल रहा होगा कि कुछ चीज़ मैनी है, कोई चीज़ तो काफ़ी सारी है और एक चीज़ एक है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैनी टू वन का डायग्राम आप देखें, हमारे पास एक कर्नल थ्रेड है, एक कर्नल थ्रेड के पास मल्टीपल्स जब यूजर थ्रेड आते हैं तब हम उसको बोलते हैं मैनी टू वन मॉडल। मैनी टू वन मतलब काफ़ी सारे यूजर थ्रेड एक कर्नल थ्रेड के पास जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, मैनी टू वन। अब देखो आप, द मैनी टू वन मॉडल मैप मैनी यूजर लेवल थ्रेड टू वन कर्नल मैटर। इसमें क्या करते हैं, हम मैप करते हैं मल्टीपल यूजर थ्रेड को एक कर्नल थ्रेड से। थ्रेड मैनेज इज डन बाय द थ्रेड लाइब्रेरी। मैंने आपको बताया कि ये जो थ्रेड होते हैं, इन थ्रेड को मैनेज किससे करते हैं, थ्रेड लाइब्रेरी होती है, उससे हम इसको मैनेज करते हैं, ठीक। ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द कर्नल एट अ टाइम। एक ही थ्रेड, जैसे मल्टीपल यूजर थ्रेड है, तो क्या है, कर्नल ऐसे नहीं कि एक टाइम पे सबको कर लेगा, एक टाइम पे एक ही यूजर थ्रेड को वो एक्सेस करेगा। इन दिस मॉडल व्हेन अ यूजर थ्रेड मेक अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल एंटायर प्रोसेस ब्लॉक। अगर एक कोई भी यूजर थ्रेड हमारा क्या कर रहा है, सिस्टम कॉल को ब्लॉक कर रहा है, तो वो एंटायर प्रोसेस क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम से आपको पता चल गया। अब देखो नेक्स्ट है हमारा वन टू वन आपको पता चल रहा होगा, वन टू वन मतलब यूजर थ्रेड भी एक है, कर्नल थ्रेड भी एक है। तो द वन टू वन मॉडल मैप ईच यूजर थ्रेड टू अ कर्नल थ्रेड। एक यूजर थ्रेड को हम मैप कर रहे हैं एक कर्नल थ्रेड में, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वन टू वन मॉडल। इट प्रोवाइड मोर कॉन्करेंटली देन अ मैनी टू वन। मैनी टू वन में क्या ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसमें क्या, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कॉन्करेंटली प्रोसेस है ये, मतलब कॉन्करेंसी होती है इसमें एक के बाद एक। इट ऑल्सो अलाउ मल्टीपल थ्रेड टू रन इन अ पैरेलल और मल्टीपल प्रोसेसेस। इसमें ये नहीं है कि एक टाइम पे एक, इसमें मल्टीपल थ्रेड्स रन कर सकते थे पैरेलली, कि एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन है तो सब वन टू वन ही ना। एक कर्नल थ्रेड है, एक यूजर थ्रेड है, एक कर्नल थ्रेड है, एक यूजर थ्रेड है, लेकिन ये वर्क कर सकते हैं पैरेलली। इफ एनी यूजर थ्रेड मेक अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, द अदर यूजर थ्रेड वुड नॉट बी ब्लॉक्ड। इसमें क्या था कि अगर एक ब्लॉक हो गया तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या, अगर ये ब्लॉक हो गया तो ये दूसरे वाले को अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो पैरेलली वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक साथ वर्क कर रहे हैं, पैरेलली वर्क कर रहे हैं। अगर ये ब्लॉकिंग हो गया किसी सिस्टम कॉल की वजह से, तो ये दूसरे वाले पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो वन टू वन मॉडल ये होता है। नेक्स्ट आता है मैनी टू मैनी आपको पता चला होगा। द मैनी टू मैनी मॉडल मल्टीप्लेक्स मैनी यूजर लेवल थ्रेड इन ए स्मॉल और इक्वल नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स। मल्टीपल हमारे यूजर थ्रेड को हम मैप कर रहे हैं मल्टीपल कर्नल थ्रेड में, तो वो क्या होता है, हमारा मैनी टू मैनी मॉडल्स। इफ अ यूजर थ्रेड इज ब्लॉक वी कैन स्ट्रक्चर अदर यूजर थ्रेड टू द अदर कर्नल थ्रेड। अगर कोई भी यूजर थ्रेड ब्लॉक हो गया तो हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं दूसरे यूजर थ्रेड को कर्नल थ्रेड में।
द 1-to-1 मॉडल अलाउ ग्रेटेस्ट कॉन्करेंसी। सही बात है, हमारा 1-to-1 क्या ग्रेटेस्ट कॉन्करेंसी में प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई हमारी ब्लॉकिंग की नहीं है, कोई दूसरा अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। हाँ, क्या था ये, मैनी टू मैनी मॉडल का आप डायग्राम देख सकते हैं। मल्टीपल हमारे पास यूजर थ्रेड से, मल्टीपल यूजर थ्रेड मल्टीपल कर्नल थ्रेड से मैप हो रहे। अब मल्टी थ्रेडिंग का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा हम क्या करते हैं कि यूजर थ्रेड को मैप करते हैं हम कर्नल थ्रेड में। अब बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट भाई कुछ तो बेनिफिट्स होंगे तो जो हम यूज़ कर रहे हैं। बेनिफिट क्या है, रेस्पॉन्सिवनेस, रिसोर्स शेयरिंग, इकोनॉमी। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब मल्टी थ्रेडिंग एंड इंटरैक्टिव एप्लीकेशन में अलाउ अ प्रोग्राम टू कंटेन रनिंग इवन इफ अ पार्ट इफ ब्लॉक इज प्रोग्रामिंग अ लेंथी ऑपरेशंस। रेस्पॉन्सिवनेस इसमें ज़्यादा हो जाती है। मल्टी थ्रेडिंग क्या है, एक इंटरैक्टिव एप्लीकेशन है जो हमें अलाउ करती है कि प्रोग्राम को कंटिन्यू रन करने के लिए। इफ अ पार्ट इज ब्लॉक, अगर कोई भी पार्ट उसका ब्लॉक हो जाता है, इज परफॉर्म अ लेंथी ऑपरेशन। अगर कोई भी पार्ट ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, परफॉर्मिंग बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग, आप बेनिफिट्स एडवांटेजेस आप खुद से लिख सकते हैं, आपको मैंने इतना बता दिया तो आप इसमें बता सकते हैं इसके एडवांटेजेस। रिसोर्स शेयरिंग है, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं हम इसमें। इकोनॉमी है, मोर इकोनॉमिकल है, ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ज़्यादा इसमें इतनी ज़रूरतें नहीं है कि हाँ हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट स्विच थ्रेड। कॉन्टेक्स्ट स्विच थ्रेडिंग हमारी एक होती है, तो वो इससे क्या है, मोर इकोनॉमिकल है कि इसमें इतना ज़्यादा में इकोनॉमिकल से मतलब हमारा पैसा इसमें ज़्यादा इतना ये हाई कॉस्ट नहीं है, इसकी मीडियम कॉस्ट है या लो कॉस्ट है। लो भी नहीं कह सकते, मीडियम कॉस्ट है, इकोनॉमिकल है ये हमारा थ्रेड। ठीक है। अब एक तो आप मैंने इसमें 3 बेनिफिट्स एडवांटेजेस लिखे जो आपको खुद से लग रहे हैं, आपने इतना मैंने आपको बता दिया, जो आपको इसमें खुद से लग रहे हैं आप वो सब चीज़ इसमें लिख सकते हैं बेनिफिट्स में। कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है, हमें ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है कि मैनी टू वन है, 1-to-1 है, मैनी टू मैनी है, जो हमें जिस अकॉर्डिंग हमें थ्रेड को मैप करना हम वो वाली यूज़ कर सकते हैं। थ्रेड लाइट वेट प्रोसेसेस होते हैं, हमें इसमें ज़्यादातर मतलब इतना वो नहीं एफिशिएंट तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, ये सब आप खुद से लिख सकते हैं कि हम इसमें रजिस्टर काउंटर स्टैक वो प्रोग्राम काउंटर स्टैक का यूज़ करते हैं। रजिस्टर्स हमारे स्टोर, कोई भी डेटा को हमें स्टोर करना है तो हम रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं, इसमें इजीली स्टोर कर सकते हैं। ये सब आपको खुद को एडवांटेजेस, काफ़ी सारे एडवांटेजेस जो आप खुद से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है री एंट्रेंट कर्नल। री एंट्रेंट कर्नल है क्या, अब मैंने कर्नल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं दे चुकी हूँ कर्नल के बारे में कि कर्नल होते क्या है, लेकिन मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि कर्नल जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक शेल होता है, एक कर्नल होता है। शेल क्या होता है, हमारा कमांड इंटरप्रेटर, कि हम जो बताना चाह रहे हैं वो कमांड लेता है, जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है वो हमारा होता है कर्नल। तो हमारे कर्नल का टाइप आता है री एंट्रेंट कर्नल। अ री एंट्रेंट कर्नल है क्या, अ री एंट्रेंट कर्नल इज वन विच अलाउ मल्टीपल प्रोसेसेस टू बी एग्जीक्यूट। री एंट्रेंट कर्नल क्या है, जो अलाउ करता है हमारे मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना, किसमें, इन कर्नल मोड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसमें, कर्नल मोड में। एंड 2 विदाउट कॉजिंग एनी कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, कि इसमें कोई भी कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड द कर्नल डेटा अमंग द कर्नल डेटा स्ट्रक्चर, कर्नल डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली रीएंट्रेंट कर्नल आप समझ जाएं। रीएंट्रेंट कर्नल का मेन वर्क क्या है कि मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है एक गिवन टाइम पे, किसमें, कर्नल मोड में। ठीक है, इसमें कोई भी कॉन्करेंसी प्रॉब्लम नहीं आती। ये बेसिक्स है, जो भी मतलब इसमें जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।